तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि क्लास 10 के इतिहास के इकाई 2 साम्यवाद एवं समाजवाद से है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से आपको 5 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके बाद इसके हल को देखेंगे। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। आप देख सकते हैं ये कितना बार पूछा गया है। 2013 का एनुअल यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2017 का दूसरा पाली में, उसके बाद 2018 का कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है, 2019 का प्रथम पाली में और 21 के भी प्रथम पाली में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है, इसको भी 2 बार पूछा गया है। उसके बाद अक्टूबर की क्रांति क्या है, इसको भी 2 बार पूछा गया है। अगला है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, ये भी 2 बार पूछा गया है। और लास्टवां लघु उत्तरीय प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इसे भी 2 बार पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो एक प्रश्न लिए हैं वो है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं, इसके बाद बारी बारी से सभी को देखेंगे। देखिए प्रश्न एक है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति मतलब रूस का क्रांति, रूस में जो क्रांति हुआ था उस क्रांति के होने के 2 कारण को आपको बताना है। तो देखिए उत्तर में, रूसी क्रांति यानी रूस की क्रांति होने के निम्नलिखित 2 कारण। पहला कारण देखिए, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। देखिए रूस का जो राजा था जार, वो जो शासन कर रहा था, वो जो राज कर रहा था, वो निरंकुश था। निरंकुश मतलब उसमें कोई अंकुश नहीं था, जो मन जाता था वो अपने मर्जी से करता था, जनता को जिससे काफ़ी क्या होता था, कष्ट होता था। और जार का जो शासन था, जो राज है, वो अयोग्य था, वो राज्य करने के लायक नहीं था। तो बोला कि जार का शासन जो है अफसरशाही था, मतलब जार जो है अफसरों को ज़्यादा बढ़ावा देता था, और ये अफसर जो है जनता पर क्या करता था, अत्याचार करता था, जो जनता की समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। यानी जार का जो शासन था वो अफसरशाही था, और ये जो अफसर लोग हैं ये जनता के समस्याओं को, प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं कर पा रहा था, उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। दूसरे रीजन को देखते हैं। दूसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। जार के शासनकाल में मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। दयनीय का मतलब काफ़ी खराब हो जाना। जार के शासन में, जार के राज में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, इनको ज़्यादा मान्य नहीं मिल रहा था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं थे। क्या नहीं थे, जार के शासन के प्रति संतोष नहीं थे, खुश नहीं थे। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न को लेते हैं। दूसरा है, खूनी रविवार क्या है। नाम से ही पता चलता है, खूनी का मतलब कुछ मर्डर कर देना, हत्या कर देना, और रविवार का मतलब रविवार के दिन वो हत्या हुआ होगा। तो आइए खूनी रविवार को समझेंगे हम। देखिए 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह, यानी कुछ लोग मिलकर के, उसी को समूह बोलेंगे, रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। और इस महल पर कौन रहता था, राजा रहता था। यानी समझिए लोगों का एक समूह कहाँ जा रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल, मतलब वो महल सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित था। ठीक है, और ये लोग जो जा रहे थे तो रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, जैसे रोटी दो रोटी दो। ठीक है, और कब, 9 जनवरी 1905 को। अब आगे क्या होता है समझिए। जहां जार की सेना ने, जार की सेना मतलब जार के सैनिकों ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाया।
यानी ये लोग जो रोटी दो नारा लगाते हुए लोगों का समूह जो जा रहा था, इसी लोगों के समूह पर गोलियां चला दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए। क्या हजारों लोग मारे गए? क्योंकि आज का दिन रविवार था। आज का दिन मतलब ये जो घटना हुआ था उस दिन क्या था? रविवार था और काफ़ी हत्या हुआ था, इसलिए आज के दिन को खूनी रविवार कहा गया। तो इस प्रकार आप समझ पाए कि खूनी रविवार क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि अक्टूबर की क्रांति क्या है। अक्टूबर की क्रांति क्या है, इसको समझिए। उत्तर में देखिए, नई ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, नई ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 में हुई थी। आप समझिए, अक्टूबर की क्रांति अक्टूबर महीना में होना था, लेकिन नए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917, यानी नवंबर में हुआ था। तो इसे अक्टूबर की क्रांति क्यों कहते हैं, इसको आगे देखिए। लेकिन पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 का था, यानी वो अक्टूबर का महीना था। किसके अनुसार? पुराना रूसी कैलेंडर के अनुसार। रूस में जो पुराना कैलेंडर था उसके अनुसार अक्टूबर महीना था, यानी 25 अक्टूबर 1917 था, इसलिए ये क्रांति अक्टूबर की क्रांति कहलाई। इस क्रांति में बोल्शेविकों ने, देखिए बोल्शेविकों ने मतलब क्या? एक राजनीतिक पार्टी था जिसका नाम था बोल्शेविक दल और जिसका मुखिया था लेनिन। तो बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, पेट्रोग्राद जो जगह है उसके रेलवे स्टेशन, बैंकों एवं अन्य सरकारी भवनों आदि पर अधिकार कर लिया था। कौन अधिकार किया था? बोल्शेविकों ने किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? कौन सा वर्ग? सर्वहारा वर्ग। तो आइए उत्तर में देखते हैं। सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का एक वर्ग था। मजदूर मतलब काम करने वाले, श्रमिक मतलब श्रम करने वाले। श्रम का मतलब होता है मजदूर करने वाले, काम करने वाले। तो श्रमिक या मजदूर, हम एक ही चीज को समझेंगे। तो सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का एक क्या है? वर्ग है। वर्ग का मतलब समूह है, यानी मजदूरों को और श्रमिकों को क्या बोलेंगे? सर्वहारा वर्ग बोलेंगे, जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते थे। इस वर्ग को कोई भी सुविधा एवं अधिकार प्राप्त नहीं था। आगे देखिए, ये वर्ग पूंजीपतियों द्वारा शोषित वर्ग था। पूंजीपति किसको बोलेंगे? पूंजी का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, और पति का मतलब होता है मालिक, यानी जिसके पास बहुत सारा पूंजी हो उसको पूंजीपति बोलेंगे। तो सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति हमेशा क्या करता था? उस पर शोषण करता था, यानी पूंजीपति हमेशा उस पर अत्याचार करता था सर्वहारा वर्ग पर। आगे कह रहा है, इस वर्ग के लोग विभिन्न क्रियाओं को कर जीवन यापन करता था। ये जो लोग था अपने समाज में विभिन्न क्रियाओं को कर करके अपना जीवन को गुजारता था। विभिन्न क्रिया में आ जाएगा, कोई खेती करता था, तो कोई उद्योग में काम करता था। तो इस तरह का काम करता था वो। क्रिया का मतलब होता है काम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? देखिए, साम्यवाद क्या थी? एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, यानी एक ऐसा व्यवस्था था जो नया उभर करके आया था। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, अर्थ मतलब रुपया पैसा, सामाजिक मतलब होता है समाज का, यानी रुपये पैसे की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से एक नया व्यवस्था था। क्या? साम्यवाद। आप यहाँ पे समझ लो कि साम्यवाद होता क्या है। देखिए, साम्यवाद एक प्रकार का विचार है, सोच है। साम्यवादी लोग हमेशा चाहता है कि समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिले, किसी मजदूर वर्ग का या किसी किसान वर्ग का शोषण ना हो, सभी को बराबरी का अधिकार मिले। ये साम्यवादी लोगों का क्या था? विचार था। तो देखते हैं उत्तर में। रूस में साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। क्यों नया व्यवस्था थी? देखिए पॉइंट वाइज इसको। क्योंकि देश में सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया था,
ये जो नया साम्यवादी जो नई व्यवस्था आया था, ये देश में जो सामाजिक असमानता था, जो ऊंच नीच था, कोई काफ़ी गरीब था तो कोई काफ़ी अमीर था, इस समानता को समाप्त कर दिया। कौन किया? साम्यवाद। इसलिए एक नई व्यवस्था थी। आगे देखिए, जमींदार, जिसके पास बहुत सारा जमीन हो उसको जमींदार बोलेंगे। पूंजीपति, जो बहुत सारे पूंजी के मालिक हो उसे पूंजीपति बोलेंगे। पूंजीपति वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। यानी जमींदार और पूंजीपति लोग जो मजदूरों का शोषण कर रहा था, तो ये जमींदार और पूंजीपति का जो बोलबाला है, उसका जो वर्चस्व है, उसका जो ताकत है, उसको समाप्त कर दिया, उसकी शक्ति को। आगे देखिए, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। यानी संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सभी व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार बना दिया, संविधान का अधिकार बना दिया। देखो, संविधान हम किसको बोलेंगे? संविधान वह पुस्तक है जिससे कोई देश चलता है। नियमों का एक किताब है संविधान, जिससे कोई देश चलता है। आगे देखिए, देश के पूरे संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब राष्ट्र को दे दिया। जितने भी पूंजी थे, जितने भी संपत्ति थे, वो राष्ट्र को दे दिया, राष्ट्र के नाम कर दिया गया। अब राष्ट्र अर्थात देश उस पूंजी का जैसे इस्तेमाल करेगा, राष्ट्र अपने हिसाब से करेगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब ही होता है कि पूंजी को राष्ट्र को दे देना, देश को दे देना। जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी व्यक्ति के अपने फैक्ट्री थे पर्सनल, तो उनको राष्ट्र को दे दिया, सरकार को दे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। तो सबसे पहले उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात उसको देखेंगे। उसके बाद इनकी उपलब्धियों को देखेंगे, यानी लेनिन ने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया उसको देखेंगे। यहां है लेनिन का जीवनी। तो रूस के इतिहास में लेनिन का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखिए, उसका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। 1905 ईस्वी के रूसी क्रांति का असफल होने के कारण लेनिन को रूस छोड़ना पड़ा। यानी देखिए, 1905 ईस्वी में जो रूस में क्रांति हुआ था, ये क्रांति असफल रहा। इसमें तख्ता पलट नहीं हुआ, नया सरकार का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण लेनिन को रूस छोड़ना पड़ा, रूस छोड़ करके विदेश जाना पड़ा, किसी दूसरे देश जाना पड़ा। लेकिन 1917 ईस्वी की क्रांति के समय वह जर्मनी की सहायता से रूस वापस पहुंचा। 1917 में जो क्रांति हुआ था रूस में, इस क्रांति के समय जो है लेनिन कहाँ आया? रूस आया। और किसके सहायता से, किसके मदद से? यानी लेनिन को रूस में आने के लिए जर्मनी ने क्या किया था? मदद किया था, सहायता किया था। आगे देखिए, ट्राट्स्की के सहयोग से उसने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया, तख्ता पलटा, उसके बाद नया सरकार बना, जिसमें लेनिन नई बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष बना। यानी तख्ता पलट के बाद जो बोल्शेविक सरकार बना रूस में, उसका अध्यक्ष मतलब मालिक कौन बना? लेनिन बना। अब इनके उपलब्धि को देखते हैं। अब देखिए, लेनिन की उपलब्धियां। रूस में लेनिन के बोल्शेविक सरकार के गठन के बाद, बनने के बाद, वे निम्नलिखित कार्य किए। सबसे पहला कि नई आर्थिक नीति 2021 लागू की गई। रूस में जो ही सरकार बना तो लेनिन का सबसे बड़ा उपलब्धि था कि उसने नई आर्थिक नीति 2021 लागू किया। इसके अंतर्गत, मतलब इस नीति के अंतर्गत, देश की सारी संपत्ति सरकार की हो गई। देश में जितने बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह थे, सब किसका हो गया? सरकार का हो गया। अगला है, स्त्रियों मतलब लड़कियों को पुरुषों के, मर्दों के तरह समान अधिकार दिया गया। अब स्त्रियों को भी पुरुष के बराबर अधिकार दिया गया। धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि रूस किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्म को समान मानेगा, सभी धर्मों का इज्जत करेगा।
आगे देखिए, निःशुल्क मतलब फ्री प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अगला है प्रशासनिक सुधार कर, यानी प्रशासन में सुधार कर पुराने नौकरशाही को हटा दिया गया। यानी रूस में जो नौकरशाही बढ़ रहा था, अफसर जो बढ़ रहे थे, अफसरों का बोलबाला, उसको हटा दिया गया, जनता को वैल्यू दिया गया। आगे देखिए, इन्होंने राष्ट्रीयता का सिद्धांत को अपनाया एवं साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनाया। सबसे पहले क्या, इन्होंने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को अपनाया, राष्ट्र ही सबसे बड़ा है, देश ही सबसे बड़ा है, इस सिद्धांत को अपनाया। और साम्राज्यवाद का जो नीति है उसका विरोध किया। साम्राज्यवाद क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेगा, जैसे ब्रिटिश यानी इंग्लैंड ने भारत पर अधिकार बनाया था ना, इसी को साम्राज्यवाद बोलेंगे। इसी के कारण ना युद्ध वगैरह होता है। तो इस साम्राज्यवाद का विरोध किया कौन, लेनिन ने। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।